guys, welcome back to my channel Vibes with Basudha. So as you all know that I have scored 97.2% in my class 10 board examination. In this video, I'm going to tell you that how I managed to score 98 out of 100 in mathematics in my class 10 board examinations. And I hope कि जो वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो, ताकि जो भी आप गोल रख रहे हैं, एम रख रहे हैं 90 प्लस या 95 प्लस या 98 प्लस या फिर 100 का, वो फुलफिल हो। क्योंकि मैंने अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे की थी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि थ्रू आउट द ईयर मेरा मैथ्स का मार्क्स कोई इतना अच्छा नहीं था। आई वॉज स्कोरिंग रियली बहुत ही गंदा मैं स्कोर कर रही थी, इतना कोई अच्छा मेरा स्कोर था नहीं मैथ्स में। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगी कि आप अपने मार्क्स से डीमोटिवेट मत होइए। आप उन मार्क्स, ये जो मार्क्स आ रहे हैं उसे आप किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, रेदर देन थिंकिंग कि इतने कम आ रहे हैं, मुझसे नहीं होने वाला है, कि पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि मैं इस चीज़ से इम्प्रूव कैसे करूँ इस चीज़ को। सो लेट्स स्टार्ट कि आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि आप 98 प्लस 95 प्लस या 100 का स्कोर कर सकें मैथमेटिक्स में। सो सबसे पहले NCERT इज़ द बाइबल। ओके, सो आप मैथ्स में पूरी तरीके से NCERT फॉलो करेंगे। मैथ्स में NCERT बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है 2-3 बार NCERT प्रैक्टिस करते हुए, बट मैंने ऑनेस्टली एक ही बार फुल प्रैक्टिस की थी NCERT। जैसे स्कूल में हो रहा था, मैं एक कंप्लीट करते जा रही थी, वैसे ही मैंने की थी कंप्लीट। हाँ, मतलब मैं स्कूल से आगे चल रही थी, तो उस हिसाब से मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे थे। तो NCERT का फुल प्रैक्टिस कीजिए विद एग्जाम्पल्स। हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये सोचिए कि ये ईजी है और ये हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ईजी है, ये हो जाएगा, बट एट द एंड कोई पेपर में गलत हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपको करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं बहुत ज़्यादा उठ के आ जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में। वैसे एक्सरसाइज में उतने ट्रिकी क्वेश्चन होते नहीं हैं, इतने हार्ड लेवल क्वेश्चन होते नहीं हैं। NCERT का जो लेवल है वो थोड़ा सा धीमा है, तो इसीलिए आपको दूसरी कोई एक बुक तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको लेनी चाहिए। कोई एक बुक हो, या अगर PYQs करते हैं या CBQ करते हो तो आपको करनी चाहिए। सिर्फ NCERT पर डिपेंड रहना तो थोड़ा रिस्की ही है। ओके, तो जब आप NCERT की बात करते हैं विद एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन सारे होने चाहिए आपके। उसके बाद आ जाते हैं मैंने कौन सी बुक खरीदी थी। अगर मैं आपको कहूँ कि आप जैसे मैंने कहा कि NCERT के साथ आप और एक कोई चीज़ कीजिए कि आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो, तो मेरे पास RD शर्मा थी। एंड मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे बुक तो खरीद लेते हैं पर प्रैक्टिस नहीं करते, वो बुक पढ़ी रहती है और उस बुक को वो कंप्लीट नहीं करते। बच्चे बुक खरीद लेते हैं बट उसे कंप्लीट नहीं करते। तो मैंने RD शर्मा पूरी की पूरी कंप्लीट की थी, सारे क्वेश्चंस किए थे। जैसे जैसे मेरे एक चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा था, मैं RD शर्मा के भी उस चैप्टर से क्वेश्चन करती जा रही थी। पहले मैं NCERT करती थी, उसके बाद RD शर्मा करती थी। आई एम नॉट सेइंग कि आप RD शर्मा खरीदिए, आपको जो बुक कंफर्टेबल है, आप जिस बुक से अच्छा कर पाते हैं, जैसे NCERT एग्जाम्पलर एक अच्छी बुक है, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी मार्केट में बहुत सारी बुक है, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं जिनमें कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना, अगर आप बुक खरीद रहे हैं ना, ट्राई कीजिए कि आप सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करें। ठीक है, और आप उस बुक को कंप्लीट करें, ऐसा ना हो कि वो वैसा ही पढ़ा रह जाए। कोई भी बुक लीजिए आप, मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है, आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। देन आ जाता है पेपर में क्या होता है कि आप कई बार अपनी गलती पहचान नहीं पाते। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ कि मेरे मार्क्स कम हुए तो 1-2 बार जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी प्रिपरेशन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे मार्क्स कहीं ना कहीं लो रह रहे हैं, तो फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि एक्चुअली में गलती कहाँ हो रही थी। तो आपके स्कूल में बहुत सारे टेस्ट होंगे, क्योंकि 10th क्लास में ऑब्वियसली हर एक स्कूल में टेस्ट तो हो ही रहे होंगे। सिमिलरली हमारे स्कूल में भी बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे, मंथली टेस्ट एंड ऑल। हर मंथ हमारा टेस्ट होता था 40 मार्क का, उसके बाद 80 भी हुआ। तो उनमें मैंने ये नोटिस किया कि मैं आंसर राइटिंग जब भी मुझे मिलता था, मेरी आंसर शीट मिलती थी, तो मैं वहाँ पर दिखती थी कि मेरी गलती कहाँ हुई है। और मैंने एक कॉमन मिस्टेक निकाली बहुत सारे मंथली टेस्ट के बाद कि MCQ इज़ द थिंग जहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, और कैलकुलेशंस।
तो उन दोनों चीज़ों पर मैंने लास्ट में बहुत ध्यान दिया था। जब मैं सैम्पल पेपर वगैरह कर रही थी तब मैंने उस पर बहुत ध्यान दिया था। तो अगर आपसे हो पाए तो आप एक मिस्टेक नोटबुक बना लीजिए सेपरेट। अगर हो पाए, अगर आप उससे कंफर्टेबल है, मिस्टेक नोटबुक बना लीजिए और उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं एंड उस टाइप के क्वेश्चन आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, आपकी वहाँ पर जो गलती हो रही है वो गलती नहीं होगी और एंड अल्टीमेटली आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि कहीं ना कहीं सीबीएसई ने अपना लेवल बढ़ा दिया है और आप लोगों ने भी 2-3 साल से सुन रहे होंगे कि मैथ्स का पेपर टफ आता है क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का परसेंटेज भी बढ़ चुका है ना। तो मैं कहूँगी कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे करने चाहिए और मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे किए थे। आपको वो सीबीएसई की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप निकालेंगे तो आपको सीबीएसई की ही एक पीडीएफ मिल जाएगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। उसमें बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, आप वो कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगी कि सीबीएसई की कौन सी वाली पीडीएफ है वो, तो वो वहाँ पर से आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और आप बखूबी उसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपके पास कोई बुक नहीं है या है भी तो भी आपको सीबीक्यू तो करनी ही है, आपको सीबीक्यू करने, या फिर आप क्या कीजिए पीवाईक्यूज में से देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप एक बार पीवाईक्यू को देख लेंगे ना, किसी भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको लेवल पता चल जाएगा किस तरीके के लेवल है पेपर की और उस तरीके से आप फिर सीबीक्यू कितना इंपॉर्टेंट आपको समझ आएगा कि सीबीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करना कितना इंपॉर्टेंट है और आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर ही हेल्पफुल होगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको करने चाहिए। उसके बाद आ जाता है सैम्पल पेपर। लास्ट सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी है क्योंकि सैम्पल पेपर इज़ नॉट जस्ट टू प्रैक्टिस बट इज़ ऑल्सो टू रिवाइज। सैम्पल पेपर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं होता है। सैम्पल पेपर जब आप वर्ड उठाते हैं ना सैम्पल पेपर, तो सैम्पल पेपर अपने आप में बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। सैम्पल पेपर एक आपकी प्रैक्टिस करा रहा है, दूसरा आपका रिविजन करा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब एंड टाइम आ रहा है एग्ज़ाम का, 1-2 महीने बाकी है, तो आप पूरे बुक को नहीं कवर अप कर सकते, आप दोबारा से पढ़ने नहीं बैठ सकते। दैट इज़ इम्पॉसिबल कि आप पूरे बुक को 1 महीने में पढ़ने बैठे। तो आप सैम्पल पेपर के थ्रू क्या करेंगे, क्वेश्चंस को जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपने देखा कि यहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है, दैट मीन्स ये चैप्टर थोड़ा वीक है, आप उस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट से थोड़ा गो थ्रू करेंगे एंड अगेन दूसरा सैम्पल पेपर करेंगे या उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे उस टाइप के जो गलती हो रही है। ठीक है, तो पहला तो प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी है, रिविजन के लिए ज़रूरी है। तीसरा इज़ टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और इसी बात को लोग भूल जाते हैं कि आपको अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करनी है। आपको पेपर क्यों दे रहे हैं, आप जो आंसर शीट देखते हैं स्कूल में वो क्यों दी जाती है आपको आंसर शीट, ताकि आप अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करें कि आपने कहाँ गलती की और अगर कोई गलती नहीं है तो आप यहाँ किस लेवल पे थोड़ा और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इसीलिए। ठीक है, तो सैम्पल पेपर इज़ फॉर प्रैक्टिस, सैम्पल पेपर इज़ फॉर रिविजन, सैम्पल पेपर इज़ फॉर एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर इज़ फॉर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, आप सैम्पल पेपर करेंगे ना, आप अपने आप जान जाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना कैसे है। और क्योंकि आप थ्रू आउट द ईयर पेपर अपने स्कूल में मंथली टेस्ट, यूटी, पीटीज ये सब देके आएंगे ना, तो आपको तभी भी टाइम मैनेजमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब यही है कि आपको इतने टाइम के अंदर इतने मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। अब टाइम मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेपर का लेंथ लंबा हो जाए, लेंथी होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सेंटर पे जो क्वेश्चन पेपर आए थे या मुझे जो सेट मिला था वो बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँ कि हार्ड था, अच्छे क्वेश्चन थे, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे वो, मुझे तो अच्छे लगे वो क्वेश्चंस, इजी टू डू थे, मेरे लिए इजी थे और मतलब लेंथी था, पेपर थोड़ा सा लेंथी था। सो मुझे भी जब मैंने सैम्पल पेपर किया था तो मुझे भी टाइम लग रहा था, कुछ मुझे लग जाता था 2 घंटा 2 hours 30 minutes इतना लग रहा था। अगर है ना पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी है तो मैं 2 hours में ही कंप्लीट कर देती थी पेपर, और थोड़ा सा आ गया है तो 2 hour 15 minutes 2 hour 30 minutes में मेरा पेपर कंप्लीट होता था।
बट जिस दिन मैं सेंटर को गई, मुझे याद है हमारा पहला पेपर मैथ ही था और मैंने देखा कि 2 घंटे हो चुके हैं, फिर भी मेरे 2 सेक्शन बाकी थे, तो मुझे टेंशन होने लग गई थी। बट अगेन मैं उस टाइम पे पैनिक नहीं करती और करती हूँ क्वेश्चन, एंड अगेन 15-20 मिनट्स बचे थे, मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर पेपर का लेवल कभी ऊंचा नीचा आ जाए तो आपको पता हो कि आपको किस क्वेश्चन, किस सेक्शन पे कितना टाइम यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि आप उस पर ही बैठ जाए, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसी पे बैठ गए और बाकी पेपर छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए कि 2 मार्क का क्वेश्चन है, मैं इतना टाइम लगाऊंगी, 3 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे इतना टाइम देना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, इतना टाइम देना है, 4 मार्कर है, इतना देना है, MCQ है तो इतना देना है, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट अगर आप मंथली टेस्ट वगैरह से नहीं आ रही है तो आप अगर सैम्पल पेपर करें ना, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको सैम्पल पेपर टाइमर लगा के करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको 3 घंटे का टाइमर देखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि इतना घंटा बचा है मेरे पास, ठीक है। सो yeah, this is it. इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए. एंड बाय बाय. थैंक यू.